बच्चों 1 सेकंड में स्टार्ट कर रहे हैं। माइक नहीं है ऑन, अब हो गया ना ऑन। लाइव आ रही है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा भाई क्या हाल है आप सबके? क्या आप सब ठीक ठाक हैं? बढ़िया है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए कि आगे बढ़ा जाए अब। गुड मॉर्निंग, ये क्या हुआ भाई स्क्रीन में? ठीक है, बढ़ा जाए या नहीं आगे? मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, 1 सेकंड। वो पिन ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है यार, आज हमें बेसिकली नंबर्स को क्लासिफाई करना था। अब डेसिमल पे मैंने बहुत सारी चीज है। रोशन कह रहा है 7 और 6 की डिविजिबिलिटी बताइए। मेरे बच्चे बता देंगे, डिविजिबिलिटी आने तो दे। प्रैक्टिस कौन सी बुक से करें? देखो यार, दो चीजें हैं आपके पास। एक तो मेरी आती है एडवांस मैथ की बुक। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि आप बुक से ही प्रैक्टिस करें। आपके पास इतना धन धान्य हो कि बुक पे खर्च कर सकते हैं तो ही खर्चा करें, अदरवाइज बुक पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये कतई जरूरी नहीं है कि बुक खरीदने से ही सिलेक्शन होना है, नहीं। बिना बुक के भी सिलेक्शन हो जाना है। बुक से बस ये कि थोड़ा सा मटेरियल मिल जाता है प्रैक्टिस करने का। तो आप ये वाली बुक परचेज कर लीजिए या किसी यार दोस्त से उधार ले लीजिए थोड़े समय के लिए। जब आपके चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाए उसको वापसी कर दीजिए बुक को। मेरी बात समझ रहे हैं? या 4-5 दोस्त जो हैं वो मिलके एक किताब खरीद लें। मैं फिर से इस बात को समझा दूं कि देखिए, ये किताब मेरे घर पे भी फ्री की तो बनती नहीं। करीबन इसमें पेज होंगे 1200-1300 के आसपास तो होंगे यार। करीबन 1400 पेज है। तो 1400 पेज है तो मतलब इसकी कॉस्टिंग आती है छापने में। और हम इसको बेचते भी हैं कोस्ट टू कोस्ट। तो हम जो बुक लिखते हैं ये प्रॉफिट के लिए नहीं लिखते हैं। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है कि जब घर में इतना सामर्थ्य हो किताब खरीदने का तो ही खरीदें, नहीं तो किसी यार दोस्त से उधार ले लें, 4-5 दोस्त मिलके खरीद लें और फिर बारी बारी चेंज कर लें। तो आप इस बुक को खरीद के इससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि लगभग आपका 1 दिसंबर के आसपास प्रैक्टिस का टाइम आएगा। तब तक तो आपको प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं आना, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट पूरे हुए ही नहीं है। फिर भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने यहां से कर ले। एक मेरी एडवांस मैथ की बुक आती है, जिसके पास थोड़ा सा आर्थिक क्षमता अच्छी है वो एडवांस मैथ की बुक ले सकता है और वहां से भी प्रैक्टिस कर सकता है। बाकी अपनी मर्जी है।
लेकिन फिर भी मेरी सलाह यही रहेगी कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं अभी ये पढ़िए और 1 दिसंबर के आसपास से अब बुक से काम करना स्टार्ट करिए। अभी शायद वो बुक वाली स्टेज मेरे हिसाब से नहीं आई है। इसके अलावा क्या है कि जो मैंने आपको शब्द कहा कि भाई ये जरूरी नहीं है कि आपके पास किताब हो तो ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं, कोचिंग भी जरूरी है इस मायने में कि आपको चीजें पता चल जाती है कि कैसे एग्जाम में अप्रोच करनी चाहिए। देखिए, हम हर चैप्टर के बाद यही होना है। देखिए, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर ऑफ डिजिट, ये सारे उसी के पार्ट है, हाँ है ना। तो थोड़ा सा परेशान मत होइए, पेशेंस रखिए, 1 दिसंबर के आसपास ही प्रैक्टिस तैयार हो पाएगी आपकी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लगभग हर चैप्टर के बाद आपको 2 से 3 वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाए, और 2 से 3 जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो ऐसी हो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी मिल जाए। जो प्रीवियस ईयर से मेरा मतलब है लास्ट के 2 से 3 साल में जो क्वेश्चन आए हैं। एसएससी में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हल्का रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टेट का जो एग्जाम होता है, चाहे वो कांस्टेबल का हो या सब इंस्पेक्टर का हो या एचसीएस का हो, उनमें कई बार सवाल ठीक से डाल देते हैं। मतलब अगर एग्जाम्पल लूं तो 100% में से 10% क्वेश्चन मुश्किल से ऐसे मिलते हैं जो बहुत टॉप क्लास होते हैं, बाकी इतने रद्दड़ होते हैं कि बिना काम के सवाल होते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी हम वहां से भी क्वेश्चन पिक करके आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, है ना। सीडीएस की रिकॉर्डेड क्लासें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, सीडीएस में जितने भी क्वेश्चन आए उनकी, है ना, जितने भी क्वेश्चन आज तक आए उन सारे क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ, बाकायदा पीडीएफ भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेंगी। तो ये सारे पोर्शन आपको मिलते रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा आज कल में ये चीजें आपको प्रोवाइड भी करा दे, सो दैट यहां से फायदा ये होगा कि एक तो क्वेश्चन जो हार्ड वाले हैं वो कैसे आते हैं और उसको आपको कैसे टैकल करना है। दूसरा ये है कि कुछ नए क्वेश्चन भी जो मेरे मन में आते हैं कि यार अभी तक मान लो छोटा क्वेश्चन आया, इसी को बड़ा करें, 2-3 स्टेप में डाल दें तो इस पे कैसे हो सकता है सवाल, वो सारे सवाल भी हम इन रिकॉर्डेड वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि बुक ना ले पाए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हम वो सारा प्रयास करके चल रहे हैं कि अगर सामर्थ्य है तो ले, नहीं तो बिना बुक के भी काम चलाया जा सकता है। तो उसी बात पे अब हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे बच्चे, नंबर को क्लासिफाई करने से पहले मैं आपको एक नंबर लाइन के बारे में बताना चाह रहा हूं, और इसी से हमें सब कुछ पता चलना है। हिंदी में इसे हम कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा ऐसी रेखा जो नंबर को क्लासिफाई करती है, ये जिसपे सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये 0 होता है मेरे बच्चे, इधर सारी वैल्यू +1 होती है, +2 होती है, और ऐसे प्लस इंफिनिटी तक। और माइनस इंफिनिटी तक, ये सारी वैल्यूज होती हैं। तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे बच्चों, जैसे मैं आपको कहूं कि यार मुझे आप ये बताइए कि -3 कहां आएगा, तो आप कह देंगे ये रहा जी। मैं आपको कहूं -1.5 कहां आएगा, तो सर -1 यहां है, -2 यहां है, तो यहां का भी पॉइंट होगा -1.5। मैं आपको कहूं कि सर मुझे बताइए 3/7 कहां आएगा, तो 3/7 1 से छोटा है, तो आप कहेंगे कि सर 3/7 ढूंढ रहे हो, तो आप ऐसे ढूंढिए 3/7 को। 3/7 कैसे ढूंढिए कि सर 0 से लेके और 1 के बीच में 7 बराबर टुकड़े कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो उसमें तीसरा टुकड़ा ले लो, 1 2 3, मतलब ठीक से करोगे तो यहाँ, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा सर 3/7 आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5/10 बताइए कहां आएगा, या तो 0.5 कर लो या 1/2 कर लो, जैसे कर लो। तो 5/10 का मतलब 10 टुकड़े कर लो, 5वां टुकड़ा आंसर हो जाएगा, है ना।
जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 2.89 बताइए कहां आएगा, तो इसका मतलब होता है 2 जमा 0.89 और 2 जमा 0.89 का मतलब हुआ 89/100। मतलब 0 यहां है, 1 2 2 यहां हो गया, 2 से लेके 3 क्योंकि 2 से बड़ा है, 3 तक 100 टुकड़े कर लो, 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते 100 टुकड़े कर लो। तो जो 89th टुकड़ा होगा मेरे बच्चे यहां पे, वो मेरा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2.89। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको ये सब नहीं करना है, यहां से बस एक बेसिक समझ लानी है कि हम किस किस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने एक बात गौर की क्या, कि हम नंबर लाइन पे माइनस वाली, प्लस वाली, पॉइंटों वाली वैल्यू को, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई बताइए 0.7 पे बार, तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन हुई 7/9। तो सर करो क्या, 0 से लेकर 9 तक, 0 से 1 के बीच में 9 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 ऐसे करके 9 टुकड़े कर दो। उसमें से जो 7वां टुकड़ा आएगा, 1 2 3 4 7वां, वो आपका हो जाएगा 7/9। हाँ है ना? यहां तक मेरी बात समझ पाए? अब इसी पे एक कदम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 है, -∞। ध्यान से मेरी बात को देखिए, सुनिए समझिए। अगर मैं आपको ये कहूं क्या कि भाई मेरे, मुझे आप √2 निकाल के बताइए कहां आएगा, √2 बताइए कहां पे लाई करेगा, तो भैया समस्या ये होगी, कह रहा है 7/9। बेटे ये तो बता रखा है ना निशा कि नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को कैसे बनाएंगे। समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो जानना चाह रहे हो वो आएगा भी। ना ना, साथ में बिल्कुल कॉपी मत करो, सिर्फ साथ में सीखते चले जाओ। कॉपी तो बाद में करना है आपका काम, अभी सीखने का काम है। √2 कहां आएगा, तो देखिए यार समस्या ये है कि आपको जब मैं डेसिमल के बारे में बता रहा था, थोड़ा सा समय फालतू लगेगा लेकिन आप समझ लीजिए दोबारा से। तो डेसिमल के 2 हिस्से करे थे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हमने 2 हिस्सों में बांटा था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक ही बात है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। ऐसे 3 हिस्सों में कुल मिला के हमने चीजों को बांटा था। क्या जीत हर ये GD GS फ्री GT HD, ये क्यों, क्या कह रहा है भाई? हाँ देखिए, तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कि इसको आप फ्रैक्शन में बना सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बना सकते हैं, आसान है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को भी आप फ्रैक्शन में बना सकते हैं, ये भी आसान है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है उसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ है ना, इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस बात को समझिएगा भाई। इसको लिख पा रहे थे, उसको नहीं लिख पा रहे थे। अब लड़ाई यहीं पे कि √2 की वैल्यू क्या आती है, तो सच मायने में √2 की वैल्यू ये रहती है 1.4 1 2, ये वो चलती रहेगी चलती रहेगी।
मतलब ना तो ये रिपीट होगा ना ही ये टर्मिनेट होगा, यानी एक्चुअल में √2 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। आप कहे सारी वैल्यू आई कैसे, तो कुछ नहीं भाई, रूट निकालो। 2 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये तो आपने सीखा हुआ होगा, हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये तो सीखा हुआ है। बोलो भाई मेरे। तो रूट निकालते रहो, पॉइंटों में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कहानी खत्म नहीं होने की। जब कहानी खत्म नहीं होने की तो मतलब कैसा डेसिमल बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बन गया, हाँ है ना। लेकिन बात यह है कि क्या अभी भी इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है, तो क्या अभी भी इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो आप जवाब दीजिए कि कर सकते हैं, तो कैसे। क्योंकि फ्रैक्शन बन जाती तो बड़ा आसान था। मान लो इसकी फ्रैक्शन बन जाती भाई 700 या 1412 बटे 1000, हम कर लेते जी भाई। जो भी बनती कि 1 पॉइंट समथिंग था तो एक तो था ही, प्लस 412 बटे 1000 बनता है, 100 बनता, जो भी बनता हम कर देते कि यार 1 तक तो हो ही, क्या 1 से 2 तक के 1000 टुकड़े कर दो, उसमें 412 टुकड़े कर दो। लेकिन ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बन रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देख यार, कुल मिला के हमें लेंथ मापनी है, तो कैसे करा जाए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तरीका यह है कि आप 1 सेंटीमीटर लंबी यहां लाइन खींच लो। इसमें कोई बुराई तो नहीं खींचने में। एक सेंटीमीटर लंबी ये लाइन होगी, एक सेंटीमीटर लंबी यहां लाइन खींच दो मेरे बेटे, 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ये होगी, ये 1 सेंटीमीटर थी, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई। कोई बुराई है, परपेंडिकुलर खींच ले। अब अगर आप गौर से देखें तो इससे इसकी बीच की दूरी क्या होगी, बता सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। तो भैया जी निकालोगे तो ये आ जाएगा सर 1 का वर्ग 1 जमा 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, 2 का वर्गमूल √2। तो ये वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे, √2। ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे से, √2। अब मेरे बच्चे अगर आप गौर से देखें तो प्रकार की नोक एक मैं यहां रखूं और एक यहां प्रकार रखूं, तो मुझे ये बात पता चल चुकी है कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये √2 है, हाँ है ना। यानी यहां नोक रखे तो ये वाली जो लेंथ है ये √2 है, यानी ये जो आर्क बनी है ये √2 लेंथ की है। तो मैं यहां नोक रख के इस आर्क को नीचे की तरफ घुमा दूं, तो ये जहां काट रही होगी इस लाइन को, इसका मतलब ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की ये √2 होगी। ये लेंथ क्या होगी मेरे बेटे, √2 होगी। ये लेंथ क्या होगी मेरे बच्चे, √2 हो गई, हाँ है ना। जी आफ्ताब जी करा देंगे, लेकिन अभी इस पे ध्यान दीजिए। एक भाई कह रहा है ना, भावना कह रही है 1 और 1 तो 2 होगा सर, नॉट √2। अरे मेरी बहन भावना, तू तो भावनाओं में ही आई है, ये नहीं जानती क्या पाइथागोरस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर है,
ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। इसमें क्या दिक्कत है, एक और एक दो, कौन सी परिभाषा लगा रही मेरे बेटा? अगर ये एक है, ये एक है, तो एक और एक दो नहीं होगा। ये एक और एक दो तब होता जब ये एक था और ये एक था, फिर वो पूछता बताओ ये दूरी कितनी, तब तो दो होता। ये तो घुमा के यहां ले आया ना ऐसे, ये एक तो ये दो थोड़ी हो जाएगा, ये तो फार्मूला लगाएगी। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर एक का वर्ग जमा बेस यानी एक का वर्ग, एक और एक दो, √2 आंसर। समझे? √2 कैसे नापेंगे? वे मेरे भाई बता तो दिया, √2 कैसे नापेंगे? प्रकार की नोक यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, नप गया ये √2। हरामखोर बातें बना रहे हो। ये भी बताओ, फुट्टा ले ले, फुट्टे से नाप ले, √2 की लेंथ कितनी होती है उतनी लेंथ यहां ले ले। और तुम पेपर में नाप के थोड़ी दिखानी है, आपको तो सिर्फ महसूस करना है। कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना गर्म पानी पियो भाई। आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट की वैल्यूज को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ है ना? अगर मैं कहूं तुम्हें, अगर मैं कहूं मुझे साहसी देखा नहीं, तो आप कहोगे, क्या कहोगे तुम कि सर ये वाली जो लेंथ है ये √2 है। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मुझे √3 रिप्रेजेंट करके बताइए क्या होगा नंबर लाइन पे, बताइए। आप क्यों घबरा रहे हो? आपको रिप्रेजेंट नहीं करना मेरे बेटे, यू हैव टू जस्ट समझना है तुमको। तो अरे उससे बात करना, संदीप टाइपिस्ट से। संदीप और पवन दोनों आएंगे आज वहां। हाँ, बोले सुबह सुबह आ जाओ। आइए भैया, देखिए आपने देखा कि √2 कैसे निकलता है। तो आप कहेंगे सर यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना ये √2 है, ये लेंथ अभी निकाली ये √2 थी, ठीक है सर। अब क्या करते हैं सर, इसके ऊपर एक लेंथ और ले लेते हैं, 1 यूनिट लंबी, 1 यूनिट लंबी एक लेंथ ले ली। अब सर ये बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ है ना? अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई सर, जहां ये लेंथ √2 है, ये लेंथ 1 है, तो इसकी लेंथ निकाल देंगे सर। कैसे? √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, 2 और 1 3, √3। हाँ ना भैया? इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी ना मेरे बच्चे, ये होगी आपकी कितनी, √3। ये लेंथ आ जाएगी √3, ये लेंथ आ जाएगी मेरे बेटे √3। अब क्या करना है, प्रकार की नोक यहां रखनी है और एक यहां, तो पता चल गया ये लेंथ √3 है, यहां से यहां तक की, तो नोक यहां रख के इस आर्क को यूं घुमा लेंगे। तो ये जहां इसको काट रही है समझो ये वाला पॉइंट √3 है, यहां से यहां तक की दूरी, बस। हाँ है ना? सीधी सी बात है। यानी इस तरीके से आप नंबर लाइन पे किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
भाई पंकज परेशान ना हो, बहुत धीरे चल रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप घबराए ना, हो जाएगी चीजें टाइम पे। हाँ पीयूष, वहीं सीधे पहुंचे तो ही पहुंची। तो कुल मिला के अर्थ ये हुआ कि नंबर लाइन पे सारी चीजें रिप्रेजेंट हो जाती है। रिप्रेजेंट नहीं होता है तो क्या, अब उस पर चर्चा करते हैं कौन कौन सी चीजें नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो आप सारे समझदार हैं, रिप्रेजेंट आप ही कर रहे हैं, तब दो तीन चीजें रिप्रेजेंट करके बताइए मुझे। अब आप मुझे रूट के अंदर -2 रिप्रेजेंट करके बताइए, कहां आएगा नंबर लाइन पे, सोच समझ के बताइए। √5 रिप्रेजेंट करना है इसी तरीके से, दो लेंथ तो ले लो नंबर लाइन पे, दो तक, और एक ऊपर परपेंडिकुलर खींच दो, दो का वर्ग 4, एक का 1, 4 और 1 5। आपसे कोई रिप्रेजेंट नहीं करवाने वाला मेरे भाई, ये तो सिर्फ महसूस करने के लिए है चीजें, ताकि परमानेंट रहे। ऑफलाइन कब से खुलेगा भाई? अभी खोलना था नवंबर आखिरी में, लेकिन दिल्ली सरकार ने फिर बंद कर दी है कोचिंग है दिल्ली में। खुल जाएगा शायद दिसंबर के 10 तारीख के आसपास तक। देखिए जी, आप कहेंगे कि सर रूट में कोई वैल्यू तभी आएगी जब वो पाइथागोरस थ्योरम बना देगी, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये इनका स्क्वायर। तो मेरे बच्चे परपेंडिकुलर प्लस का हो या माइनस, प्लस हो या माइनस, अगर आप इनका वर्क करेंगे, बेस प्लस हो या माइनस, आप इनका वर्क करेंगे तो इनका वर्क हमेशा प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, और प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा प्लस आएगा, यानी आंसर में रूट में प्लस है। यानी रूट के अंदर की जो वैल्यू कभी भी माइनस नहीं आ सकती, इस बात को ध्यान रखें। रूट के अंदर की वैल्यू माइनस नहीं आ सकती, और अगर रूट के अंदर यह माइनस आ गया तो इसका मतलब ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि एग्जिस्ट जो करती है वो सारी हमने बातें की अभी पिछले 15-20 मिनट में, कि जो जो चीज एग्जिस्ट करती है उस पर बात की। ये वैल्यू तो कहीं से भी नहीं बन रही भाई, रूट के अंदर -2 कैसे लाया जाए, है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब ये तो केवल हमारी इमेजिनेशन है, कल्पना है। क्या है? कल्पना। तो इसका मतलब मेरे बच्चों, हम नंबर को अगर क्लासिफाई करने लगे तो दो तरीके से क्लासिफाई मेनली कर सकते हैं। सबसे पहला रियल नंबर, रियल या एक्चुअल, एक्चुअल या एग्जिस्टिंग, क्या स्पेलिंग होती है, टिंग, एग्जिस्टिंग नंबर। और दूसरा हम क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन एग्जिस्टिंग, और इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करते वो सारे मेरे प्यारे बच्चों हमारे कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक। काल्पनिक को मतलब कल्पना यानी इमेजिनेशन कहते हैं, इन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहती हैं।
संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। बेसिकली रूट में इन्हें माइनस की फॉर्म में दिखा सकते हैं, रूट में माइनस की फॉर्म में दिखा सकते हैं, हाँ है ना। रियल नंबर कौन से होते हैं जी? इन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, हाँ है ना। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, नॉन एग्जिस्टिंग और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं, हाँ है ना। सवाल ये खड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि जो जो नंबर नंबर लाइन पे लिखे जा सकते हैं, रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। और जो नहीं लिखे जा सकते, जो नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते, ऑल आर इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं होती है। और मेरे बच्चे जैसे मान लो 2 हुआ, -2 हुआ, √5 हुआ, √6 हुआ, 3/9 हुआ ना, 3/7 हुआ, 6/11 हुआ, -5/8 हुआ, ये सारे कैसे नंबर कहलाएंगे मेरे बच्चे? रियल नंबर कहलाएंगे, हाँ है ना। लेकिन जिन नंबर को हम एग्जिस्ट ही नहीं करा पा रहे, यानी जो सिर्फ सोच ही रहे हैं कि ऐसा कुछ है, एक लड़की देखी है मैंने ऐसी ऐसी कि 8 फुट लंबी है जी, बड़ी गजब सुंदर है, मतलब वो एग्जिस्ट है ही नहीं, एक्चुअल में है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन में। तो ऐसे ही ये नंबर कहीं दिखता ही नहीं है, ये बन ही नहीं रहा, इस टाइप का कोई नंबर बन ही नहीं पा रहा, ये सिर्फ इमेजिनेशन में। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या होती है। और अगर हम इस टाइप का कोई नंबर लिख दें कि 2 प्लस रूट के अंदर -3, तो आप देख रहे हैं यार रियल नंबर भी है और ये इमेजिनरी नंबर भी है। तो रियल और इमेजिनरी नंबर को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र, पता नहीं, सम्मिश्र संख्या बोलते, सम्मिश्र संख्या है। तो हमारे सिलेबस में मेरे बच्चों ना तो इमेजिनरी नंबर है, ना हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो आगे चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे है ही नहीं। इसको हम रूट के अंदर माइनस को आयोटा से डिनोट करते हैं। अगर हम स्क्वायर कर दें तो माफ करिएगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस बात पे आगे चर्चा भी नहीं करेंगे, ना इमेजिनरी पे ना कॉम्प्लेक्स पे। हमारे सिलेबस का हिस्सा है रियल नंबर। तो आप अगली जो हेडिंग डालना चाह रहे हैं वो रियल नंबर की डाल लीजिए, वास्तविक संख्या की। पहले समझिएगा फिर आगे बातें करिएगा, ठीक है जी। क्या होते हैं जी रियल नंबर? बताया आपको, जो जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नंबर लाइन क्या कहानी है वो आपको पता ही है सारा। ये नंबर लाइन है मेरे भाई, ये 0 है, ये +1, +2 और प्लस इंफिनिटी तक, ये -1, -2 -इंफिनिटी तक, हाँ है ना। देखिए रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं किससे, मतलब इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। देखिए यार, रियल नंबर को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, मतलब कई तरीकों से बांट सकते हैं। मैं 2 तरीकों से बांट के सिखाऊंगा। पहला तरीका बता रहा हूं अभी कि रियल नंबर को हम, पहला हिस्सा तो ये कर सकते हैं जी, इंटीजर, और दूसरा तरीका कह सकते हैं डेसिमल। पहला तरीका कह सकते हैं इंटीजर, दूसरा तरीका कह सकते हैं डेसिमल। इंटीजर को मेरे बच्चों हम कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक, और डेसिमल को कहते हैं दशमलव। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रियल नंबर होगा या तो वो इंटीजर की फॉर्म में होगा या फिर वो डेसिमल की फॉर्म में होगा।
इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण अंक, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, जैसे 2 पूर्ण अंक है, -6 पूर्ण अंक है, 6.5 ये पूर्ण अंक नहीं है, ये क्या है, डेसिमल। तो हमने दो हिस्सों में बांटा, इंटीजर और डेसिमल। तो इंटीजर कैसे कैसे डिनाई मतलब डिफाइन होते हैं नंबर लाइन पे, उस पर बात करते हैं। देखिए जी, जीरो से इधर वाले सारे इंटीजर कहलाते हैं पॉजिटिव, ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इन्हें हम। और जीरो से इधर वाले मेरे प्यारे बच्चों सारे कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। और ये वाला जो रहता है इसे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं, डिनोट करते हैं जीरो इंटीजर। इसे हम डिनोट करते हैं जीरो इंटीजर से। यानी हम इंटीजर को कैसे बांटते हैं समझिए। सबसे पहला हिस्सा होता है जी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। पहले समझते रहिएगा, घबराइए मत कि बहुत समय लग रहा है, समझना जरूरी है। ये रहते हैं जी कहां से शुरू, +1 +2 +3 और इंफिनिटी तक। इन्हीं का एक दूसरा नाम भी है, और इन्हीं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। हिंदी में हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे नंबर हमें प्रकृति से मिले, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये सारे नंबर हमें प्रकृति से मिले हैं, 1 2 3 4 5। जीरो की खोज हमने की, नेगेटिव हमने बनाए हुए क्योंकि हम सारे हैं ही नेगेटिव। अब आइए आगे, दूसरा फिर होता है ऋणात्मक पूर्णांक। या ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। ये होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर तीसरा होता है मेरे बच्चे शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में सिर्फ शून्य शामिल होता है, सिर्फ शून्य होता है। यानी जीरो जो होता है ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। जीरो जो होता है ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। मतलब जैसे हम एक्स को कई बार +-0 लिख देते हैं ना, गलत है। एक्स के आगे ना जीरो को ना तो प्लस के साथ डिनोट किया जा सकता, ना जीरो को माइनस से, दोनों ही गलत है। क्योंकि जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी जीरो के आगे ना प्लस लगा सकते हैं ना माइनस लगा सकते हैं। अरे शुभम भाई, मारा करना गोली दुनिया के, अभी तो बताया नेगेटिव हमने ही खोजा है, तू भी कैसी बात करा पढ़ा लिखा होके। तीसरी बात पे, चौथे पॉइंट पे आते हैं। गे 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 गैर धनात्मक। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। मेरे बच्चे ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, बताइए।
देखिए यार, गैर धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है, नॉन पॉजिटिव। तो ये बताओ, जीरो पॉजिटिव है? तो आप कहेंगे नहीं सर, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो उसने तो कहा ही यही है कि जो पॉजिटिव नहीं है, तो जीरो पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब जीरो भी शामिल होगा। -1 पॉजिटिव है जी? नहीं है सर। -2 पॉजिटिव है? नहीं है। -3 पॉजिटिव है? नहीं है। -4 पॉजिटिव है? नहीं। तो ये सारे मेरे बच्चों क्या कहलाएंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाएंगे मेरे बच्चे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे के सारे कहलाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे कहलाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, है ना? अब हम चर्चा करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो जीरो नेगेटिव है? नहीं है, तो शामिल होगा जी। 1 नेगेटिव है? नहीं है जी। 2 नेगेटिव है जी? नहीं है। 3 नेगेटिव है जी? नहीं। तो प्लस इंफिनिटी तक। ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाएंगे हमारे क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, जो ऋणात्मक नहीं है। इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं और इसे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर हिंदी में इसे कहते हैं क्या? पूर्ण संख्या। एक होता है परिपूर्ण। परिपूर्ण अलग है, पूर्ण अलग है। परिपूर्ण भी समझाऊंगा। पूर्ण संख्या। तो उम्मीद है बात आई होगी समझ में। अब इस पे एक बार नजर दौड़ाइए बढ़िया सी।
चलिए मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से समझिए, फिर इसी पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, ताकि आप समझ पाए। एक बार फिर से गौर से समझिए कि डिफरेंस क्या। मेरे बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि यार हम कहां समझाया था, यार क्या नंबर को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। फिर मैंने कहा कि रियल नंबर को भी दो तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तरीके में तो ये शामिल किया हमने, कहां गया, मैंने रियल नंबर बताया नहीं, इंटीजर और वो डेसिमल। मैंने इंटीजर डेसिमल कहां लिखवा दिया यार, फिर यूज लिखवाया तो था इंटीजर और डेसिमल में। मैंने साला कहां गई पीएनजी डेसिमल हुआ। ठीक है, हाँ ये रहा। तो मैंने कहा कि देखो यार मेरे बच्चों, हम रियल नंबर को एक तरीका तो ये है कि इंटीजर और डेसिमल में क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, इंटीजर और डेसिमल में क्लासिफाई कर लेते हैं। फिर इंटीजर के भी मैंने टुकड़े कर करके बताया कि भाई 5 टुकड़ों में कुल मिला के हम इसे बांटते हैं। पहला टुकड़ा हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर, तीसरा हो गया जीरो इंटीजर, फिर हो गया हमारा नॉन नेगेटिव, फिर हो गया हमारा नॉन पॉजिटिव। उन पे सवाल भी मैं लूंगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार करा देता हूं। तो एक तरीका तो हो गया इंटीजर और डेसिमल में बांट लो रियल नंबर को। ऐसे ही रियल नंबर को एक और तरीके से बांट सकते हैं, वो ज्यादा कारगर है बांटने का। वास्तविक संख्याओं को एक और तरीके से बांटा जा सकता है, और बहुत सारी किताबों में आप इसी तरीकों को देखेंगे। एक जगह लिखा होगा रेशनल नंबर, और ये ज्यादा कारगर तरीका है। इसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। और एक होता है मेरे बच्चे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए यार, दिग्मांशु भाई, आपको दीपांशु भाई वर्गमूल नहीं आता, परेशान ना हो, सिखा देंगे, अभी सीखिए। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। ऐसा संख्याएं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q से मेरा मतलब है जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए।
और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी बटे वाला हिस्सा कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दीज ऑल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। हाँ है ना, ये कहलाता है इरेशनल नंबर। अब बात आती है कि कौन से रेशनल और कौन से इरेशनल। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई दो क्या है, तो आप कहेंगे दो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सर दो को हम 2/1 लिख रहे थे, 2/1 भी दो ही हुआ, दोनों इंटीजर है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, यानी बटे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो क्या है? आप कहेंगे जी जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को सर आप बटे एक लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन बन गई, 0/1 जीरो ही होता है। जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और अपॉन वाली वैल्यू जीरो नहीं है, तो रेशनल नंबर हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 22/7 क्या हुआ? आप कहेंगे सर रेशनल है, साफ दिखाई तो दे रहा है 22/7 रेशनल है, क्योंकि 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, और पी बाई क्यू में है, और 7 जीरो नहीं है, मतलब क्यू और जीरो नहीं है। मैं कहूं -5/6 क्या है? आप कहेंगे सर इंटीजर है 5 और 6 दोनों, बटे वाली वैल्यू जीरो नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर हुआ, इसमें क्या बुराई है? अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए √2 क्या होगा? तो आप कहेंगे सर √2 रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि सर √2 को हम √2/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन √2 इंटीजर नहीं, इंटीजर नहीं, नॉन इंटीजर वैल्यू है, यानी √2 इंटीजर नहीं है। जबकि सवाल ये था कि पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, तभी ये मामला सेट होगा, अदरवाइज नहीं। हाँ है ना। मैं कहूं आपको कि भाई ये बताइए 0.55555 ये क्या है? रेशनल है या इरेशनल है? आप कहेंगे सर 100% रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बन गई, इसका मतलब है सर 0.5 पे बार, और इसकी फ्रैक्शन होगी 5/9, तो दोनों इंटीजर है, बटे में जीरो नहीं है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 0.1230581 और डॉट डॉट लगा दो, तो बताएं मेरे बच्चे क्या है, रेशनल है या इरेशनल? तो आप कहेंगे सर ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सर ना तो ये टर्मिनेट हो रहा, ना ये रिपीट हो रहा, तो सर ये वाला जो है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, अशांत अनावर्ती दशमलव है सर। तो अगर अशांत अनावर्ती दशमलव है तो सर इसकी फ्रैक्शन नहीं बनाई जा सकती, और अगर फ्रैक्शन नहीं बनाई जा सकती तो सर ये इरेशनल नंबर होगा। मैं कहूं मेरे बच्चों पाई बताइए क्या है, रेशनल है या इरेशनल? आप कहेंगे सर रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई का वास्तविक मान होता है 3.14, और फिर इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहोगे, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट क्या हो गया? रेशनल, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बनेगी नहीं। आप ये मत सोचना कि पाई इज इक्वल टू 22/7, ये गलत बात है। पाई का मान 22/7 नहीं होता। हम छोटी कैलकुलेशन में पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, लगभग होता है, इट इज अप्रोक्सीमेट। लगभग उत्तर। आप कहें सर लगभग है तो फिर पाई बनाया क्यों? देखिए यार, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने दिमाग दौड़ाया, क्या बड़े विद्वान थे हमारे पूर्वज। उन्होंने दिमाग दौड़ाया कि यार ये हुई सर्कल की सरकमफ्रेंस, हिंदी में से कहेंगे परिधि, ये हुई सर्कल की सरकमफ्रेंस, हिंदी में कहेंगे परिधि। ये हुआ सर्कल का डायमीटर, इसे हिंदी में हम कहते हैं सर व्यास। और सरकमफ्रेंस और
डायमीटर का जो रेशियो होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, इस रेशियो का नाम होता है पाई। इस रेशियो का नाम होता है पाई, है ना। तो किसी भी सर्कल की जो परिधि है सरकमफ्रेंस और उसका जो व्यास है, इसका रेशियो 22/7 हम लिखते हैं, बट इट इज नॉट एक्चुअल। इट इज क्या? इट इज नॉट एक्यूरेट। मतलब ये एक्यूरेट नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट होता है ना। वो भी सिर्फ छोटी कैलकुलेशनों में, बड़ी कैलकुलेशनों में ये फेल हो जाता है। जब हम जीपीएस के थ्रू चीज को लोकेट करते हैं तो 3 जीपीएस की वो घूमती है लोकेशन ऐसे। जैसे मान लो ये पॉइंट लोकेट करना है कहाँ है एग्जैक्टली, तो एक जीपीएस ऐसे घूमेगा, एक जीपीएस ऐसे घूमेगा, एक सर्कल ऐसे बनाएगा। तब हम बताते हैं कि यार इस सर्कमफ्रेंस में घूमेगा, इस पॉइंट इसके बीच में। क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ना होने के कारण हम उस पॉइंट को एग्जैक्टली डिनोट नहीं कर पाते, है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7 एक्चुअल नहीं होती, अप्रोक्सीमेट होती। एक्चुअल वैल्यू तो 3.14 ये चलती रहती। इसीलिए मेरे बच्चे पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है ना। तो आपसे कोई पूछे कि भाई कौन कौन सी वैल्यू इरेशनल है, तो इरेशनल के लिए सर एक ही सीधी सी बात है, जिस भी चीज का डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा वो सर सारी की सारी इरेशनल नंबर होगी, है ना। एक बार समझो इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। एक गधा कह रहा है कि सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो पी बाई क्यू फॉर्म से, मतलब गधे, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। और जो भाई बार बार कह रहा है कि आर एस अग्रवाल कैसी है, तो ईश्वर भाई आप किसी बुक का ऐसे नाम लेके ना पूछो। सारी ही बुकें अपने आप में बढ़िया होती है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। उसका कारण ये है कि देखो यार, कोई अच्छा राइटर कौन हो सकता है बुक लिखने वाला? मेरे नजरिए में वो व्यक्ति अच्छा राइटर हो सकता है जिसने उस जीवन को जिया हो। भाई मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ मेरा, तो मैं आपको ज्यादा बेटर तरीके से बता सकता हूं कि भाई इंस्पेक्टर बनना कैसे आसान है और किस किस तरीके से बना जा सकता है। मैं आईएएस आईपीएस सेलेक्ट हो नहीं पाया और मैं तुम्हें ज्ञान पे लूं कि भाई तुम आईएएस बन जाओ, तो मुझे वो रास्ता ही नहीं पता सच मायने में। अगर मुझे पता होता तो मेरा हो चुका होता सिलेक्शन, है ना। तो मेरी औकात एसएससी की, क्योंकि मैं सिलेक्शन ही एसएससी में ले पाया, मैं मात्र एक्साइज इंस्पेक्टर बन के रह गया था। इसीलिए बुक के मामले में भी सेम वही चीज है कि जो इन एग्जाम को दे रहा है, जिसने दिया है या जो पढ़ा रहा है, उसको ज्यादा बेटर तरीके से सेंस पता है कि हमें कौन से क्वेश्चन रखने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए, क्या चीजें एग्जाम में उठानी चाहिए, कौन कौन सी उठाता है, अब ग्रेडेशन क्वेश्चंस में कैसे होता है। दूसरा, उसका सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि हम बिल्कुल ओल्ड तरीके से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करे जाए। नहीं, जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है आपको सॉल्यूशन भी उसी अप्रोच पे लाना होगा, अदरवाइज तो फिर होगा ही नहीं सिलेक्शन। इसलिए टीचर्स जितने भी है उनके द्वारा जो किताबें लिखी हुई हैं, स्पेशली जो इसी लाइन के हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइन के, वो बेटर है। और बाकी जो लोग एज ए बिजनेस किताबें लिखते हैं
मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। और जिन किताबों के आप नाम लेते हैं, ये किताबें पता नहीं कितने सालों से अपडेट नहीं हुई हैं, ठीक है, तो मैं उनको ज्यादा पसंद नहीं करता हूं। ABCD किसी भी टीचर ने लिखी है, वो विश्वास करने लायक किताब हो सकती है। वो भी ठीक हो ये जरूरी नहीं, लेकिन विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि टीचर इस काम से बेईमानी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि किताबें प्रॉफिट के लिए नहीं लिखी जाती। आइए मेरे दोस्तों, अब हम हेडिंग डाल ले रहे पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। कन्हैया भैया ये सब खराब होती है। इंटीजर क्या होती है आपको पता ही, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी बात एक और भी ध्यान रखी जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो मैं जो क्लासिफिकेशन करूंगा वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का ही करूंगा, है ना, नेगेटिव का नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए आपका जो भी सवाल हो वो इस दायरे में सीमित रहना चाहिए कि वो पॉजिटिव इंटीजर तक ही सीमित हो, नहीं तो फिर हम चीजों को उस तरीके से समझ नहीं पा रहे होंगे। इसके हम कई सारे हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा हम करते हैं इवन नंबर, हिंदी में हम कहते हैं सम संख्या। जो संख्या 2 से भाग हो जाए, वो इवन है। यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, हाँ है ना। 1 2 3 4, अच्छा 5 नहीं लिखा, ले भाई खुश हो जा। जैसे 2 से भाग हो जाता है, 4 2 से, ये सारे के सारे मेरे बच्चे इवन नंबर हुए, हाँ है ना। क्या हुआ भाई, इवन नंबर। क्लियर है जी यहां तक। एक भाई कह रहा है इन्फिनिटी के बारे में बता दीजिए, बता दूंगा, आप क्यों परेशान करें। तो ये होते हैं इवन नंबर। बहुत सारे भाई कह रहे हैं जीरो भी तो होगा। जीरो के बारे में विशेष टिप्पणी होनी है, थोड़ी देर रुक जाइए, बता देंगे। वैसे जीरो भी इवन नंबर है, -2 भी इवन नंबर है, -4 भी इवन नंबर है। लेकिन अभी तो आपको कहा कि आपके सवालों का दायरा यहां होना चाहिए, कि हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता बार बार आप उस चीज पे लेके जाएं। बाकी आप लिखवाना चाह रहे हैं तो देख लीजिए कि जीरो इवन नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसे प्रूफ करके दिखाएं जीरो इवन नंबर है, तो मैं वो भी करके बता सकता हूं आपको। रुक जाइए, अभी बताता हूं। दूसरा भैया ओड नंबर, हिंदी में भैया कह रहे हैं विषम संख्या। ओड नंबर विषम संख्या क्या होती है जी? विषम संख्या जो 2 से भाग ना हो। जो 2 से भाग ना हो वो सारी ओड नंबर कहलाएंगे मेरे बच्चे। जैसे 1 3 5 7 9, ये सारे ओड नंबर कहलाते हैं। एक दो रिजल्ट और भी समझिएगा कि इवन नंबर में, अच्छा इवन को ई से डिनोट कर लेंगे और अपन आगे से ओड नंबर को बड़े ओ से डिनोट कर दें। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इवन में इवन जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन में इवन जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहेंगे इवन में इवन जोड़ेंगे तो सर रिजल्ट इवन ही आएगा।
आप करके देख लें, 2 में 4 जोड़ लें, क्या है 6, 6 इवन ही नंबर होगा। मैं कहूं इवन में ओड जोड़ेंगे क्या आएगा, भाई जोड़ के देख लो, 2 में 3 जोड़ के देख लो क्या है 5, 5 क्या है ओड नंबर। तो इसका मतलब सर इवन में ओड जोड़ेंगे तो ओड आएगा। मैं कह रहा हूं ओड में ओड जोड़ के देख लो, अब बताओ क्या आया। सर 3 जमा 5 करके देख लेते हैं, क्या आया 8, 8 तो इवन नंबर है, तो सर इवन है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई कि इवन को इवन से करेंगे इवन, इवन को ओड से करेंगे, मतलब जोड़ेंगे ओड, और ओड में ओड जोड़ेंगे इवन। ऐसे ही इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे इवन आएगा, इवन को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे ओड आएगा, इवन आएगा बे, क्योंकि 2 को 5 से भी करोगे तो 10 आएगा, इवन आएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उसमें, और ओड को ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो ओड आएगा। बात ये थी कि 0 इवन है या ओड। देखिए 0 2 से भाग हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें क्या बुराई है, 0 पे चला गया। भाई 12 को 2 से भाग दोगे क्या उत्तर आया 6, ये सही है या गलत कैसे पता चले, 2 को 6 से गुना करो, 2 6 12 आ गया, सेट है। तो 2 को 0 से गुना करोगे 0 आ गया, सेट तो है। तो इस तरीके से बोल सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर 0 को ओड मान लो थोड़ी देर के लिए। तो सर हमने अभी एक बात पढ़ी कि ओड में ओड जोड़ोगे तो इवन आता है, तो सर 0 ओड नंबर है और एक दूसरा ओड नंबर 3 ले लेते हैं, तो 3 में 0 जोड़ा तो क्या आया उत्तर 3, जबकि 3 तो इवन नहीं है, यानी ये तो इस प्रॉपर्टी को ही गलत जस्टिफाई कर रहा है। इसका मतलब 0 ओड नहीं फिर इवन नंबर बना। हाँ है ना, बात समझ में। अब आगे आते हैं तीसरे पॉइंट पे। एक नंबर होता है परफेक्ट नंबर, हिंदी में से कहते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या क्या होता है जी, परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या, समझते हैं। अच्छा, एक शब्द है फैक्टर और एक शब्द होता है मल्टीपल। इसे हम गुणक कहते हैं, गुणज कहते हैं शायद, गुणक या गुणज, और इसे हम गुणनखंड कहते हैं। खंड माने टुकड़े कर देना, गुणा वाले टुकड़े कर देना, ये गुणज। जैसे मैं कहूं कि भाई 6 के फैक्टर बताइए मुझे, तो फैक्टर का मतलब वो नंबर बताइए जो 6 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हो। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 6, ये सारे नंबर 6 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। अब मैं कहूं कि 6 के मल्टीपल बताइए, तो मल्टीपल को देसी भाषा में कहें तो पहाड़े। जैसे 6 एकम 6 है, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये सारे क्या कहलाएंगे मेरे बच्चे, इसके मल्टीपल। हाँ है ना, यानी 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, ये मल्टीपल कहलाते हैं। तो मल्टीपल जो होते हैं नॉन काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, लेकिन फैक्टर जो होंगे वो काउंटेबल होंगे। यानी गुणनखंड गिने जा सकते हैं, मल्टीपल गिने नहीं जा सकते, क्योंकि गुणनखंड तो सीमित होंगे भाई, 6 से छोटे ही होंगे सारे के सारे, और हर एक नंबर का एक फैक्टर 6 भी होता है। मेरी बात समझ गए, बड़ा सीधा सीधा। जियो क्यों नहीं होगा, क्या करा भाई सुमी, जियो क्यों नहीं होगा, जियो जियो या जीरो क्यों नहीं होगा, क्या चीज है, जीरो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या कहना चाह रहा है वो बता। जीरो फैक्टर नहीं होगा, मल्टीपल नहीं होगा, क्या कहना चाह रहा है। अब गधे, या साफ साफ 3 बार बोल दिया, इसके हिस्से करने लग रहे हैं। अनपढ़ को भी समझ में आएगा, इन्हीं के ऊपर बात हो रही है। फिर भी जीरो को लेना चाह रहे हैं तो जीरो को किस में ले दो, फैक्टर में ले दो। जीरो फैक्टर से थोड़ी होगा यार, मल्टीपल बना सकते हैं तो आप मल्टीपल -1 भी ले सकते हैं भैया, उसमें कौन मना कर रहा, तुम -6 भी आ जाएगा। लेकिन एक अनपढ़ सी बात बताई बेटा, हम ले किसे रहे, पॉजिटिव इंटीजर्स को।
अब 6 गुना 0 कर लें, 6 गुना -1 कर लें, 6 गुना -2 कर लें, कौन मना कर रहा है? हाथ थोड़ी पकड़ेगा। हाँ जी। हाँ, तो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है 6, मैं कहूं इसके फैक्टर बताइए, आप कहेंगे 1 2 3 6। तो अगर किसी नंबर में जो उसके फैक्टर है, उस फैक्टर से उस नंबर को खुद को हटा दो। भाई ये तो तय है कि हर एक नंबर का एक फैक्टर वो खुद होता है, हर एक नंबर का एक फैक्टर वो नंबर खुद होता है, हर एक नंबर का एक फैक्टर वो खुद होता है। अगर उसको हटा दें तो बाकी जो बच गए, इन सब का जोड़ अगर इसके बराबर आ गया तो ये परफेक्ट नंबर है, नहीं तो नहीं। जैसे 3 2 5 और 1 6 इसके बराबर आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है, नहीं तो नहीं। जैसे मान लीजिए 8 लिया आपने, 8 के फैक्टर करते हैं 1 2 4 8, यानी 8 किस किस से भाग हो रहा है? 1 से 2 से 4 से 8 से। ये फैक्टर कैसे निकालते हैं इस पे चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 क्लासों का कम से कम। तो इसमें से आप इसको बाहर निकाल दो, हर एक नंबर के फैक्टर्स में से एक फैक्टर तो नंबर खुद होगा, उसको हटा दो, बाकी कितने बचे? ये, इनको जोड़ो तो 4 2 6 और 1 7। क्या 8 के बराबर आया? नहीं। तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं। मैं कहूं भाई 9 पे आ जाओ, तो 1 3 9, 9 को हटा दोगे बात बनेगी? नहीं बनेगी, 3 और 1 4 नहीं है। 12 ले लो जी, 1 2 3 4 6 12, 12 को हटा देते हैं। अब जो बाकी बचे इनका जोड़ करके देखो, 6 4 10 3 13 तो 15 और 1 16, बनी बात? नहीं, काटा मार दो। मैं आपको कहूं 28 लेते हैं, 28 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? आप होगा जी 1 से होगा सर, 2 से होगा, 4 से भी होगा सर, 7 से भी होगा, 14 से भी होगा और 28 से भी होगा। 28 को निकाल दो, काटा मार दो। 28 निकलने के बाद जो फैक्टर बच गए, यानी हर एक नंबर से उसका एक फैक्टर तो वो खुद होगा, उसे हटा दो, बाकी जो बचे उनका जोड़ कर लो। 14 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, जोड़ बराबर आ गया। इसका मतलब ये आपका क्या हुआ? हाँ, ये क्या हुआ? तो आप कहेंगे जी ये हमारा परफेक्ट नंबर हुआ। हाँ है ना, ये हमारा परफेक्ट नंबर हुआ। तो पहले समझे, इसे लिखवाऊंगा नहीं, पहले समझ लो। बेटा तेरा फोन आ रहा है।
आइए जी, तो परफेक्ट नंबर क्या क्या है? 6, 28, अभी लिखवा रहा हूं, और मतलब ये याद ही कर लेना, 4 ही परफेक्ट नंबर है। ये 4 याद रख लीजिए मेरे बच्चे, हैं 50 के आसपास नंबर, लेकिन आगे याद करने की जरूरत नहीं है भाई। इतने ही कारण क्या है कि अगर मान लीजिए पेपर में सवाल आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर, निम्न में से कौन सा परफेक्ट संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिपूर्ण संख्या है? ऑप्शन दे दे ए, बी, सी, डी। एक ऑप्शन दे दे 8129, 8128, 8724, 8512। बोले भाई बताइए इनमें कौन सा परफेक्ट नंबर है? तो ये तो क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाएगा 30 सेकंड में इनको हर एक के फैक्टर निकालना, फिर उस नंबर को हटा के बाकी फैक्टर्स का सम निकालना और फिर चेक करना कि इनके बराबर किसके है या नहीं। तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर तरीका इनका यही है कि आप ये चारों याद रख लीजिए, इससे बाहर वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं मित्रों। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और मैं प्रैक्टिस की वीडियो भी डलवा दूंगा।